हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें एम्पेरिकल फार्मूला कैसे क्या होता है, उसे कैसे डिराइव किया जाता है, या फिर न्यूमेरिकल में किस तरीके से उन्हें हल किया जाता है, ये बताया जाएगा। आज आपको वो बता दिया जाएगा, जो कि मेरे चैनल का नाम LR है। तो LR में जो LR है वो उसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको इन सभी चीज़ें आपको और आपके दोस्तों को दिक्कत दे रही है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप जो कि 10th से जो कि आज 15 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, या फिर आप 16 तारीख कल वीडियो देखेंगे तो 16 तारीख को तो आप सभी के पास अपना अपना रिजल्ट पहुँच गया होगा। तो दोस्तों, आपको रिजल्ट के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा। जो आप पास हो गए हैं उनको मैं तब से तहे दिल से कांग्रेचुलेशंस है, और उनका उज्जवल भविष्य और 11th क्लास में आने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी तरफ से शुभकामना है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो फेल हो गए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना दिल छोटा ना करें, और एक बार आपको ईश्वर ने पुनः मौका दिया है तो उस मौके का सदुपयोग करके अच्छे तरीके से पढ़ करके दोबारा से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, यदि आप अपने दिमाग थोड़ा ठंडा रखें, ये दुआ के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर का पार्ट 3। तो दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो बात ये होगी कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। तो आपको बता दिया जाए कि किसी भी कोई भी परमाणु से मिलकर के अणु बना होता है, परमाणुओं से मिलकर अणु बना होता है। तो परमाणुओं का वह सरलतम अनुपात, सबसे सरलतम अनुपात जिसमें कोई भी अणु डिवाइड होता है, वो कहलाता है उसका मूलानुपाती सूत्र। सरलतम अनुपात कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं लिख दूँ आपके लिए बेंजीन C6H6, या फिर C2H6 सॉरी एथेन, या फिर C2H4 एसिटिलीन। इवन आपके लिए लिख दिया जाए CHCl3। इस तरीके से कुछ भी आप कई तरीके के अणु लिख सकते हैं, जिसमें आप एक ये भी है आपका ग्लूकोज C6H12O6। इस तरीके से आपके अणु हैं। तो यहाँ पर या फिर एमीन हुआ CH3NH2, ये इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो सभी को एकदम सबसे सरल यानी एकदम पूरे तरीके से लिखा जाए तो यहाँ पर सभी छः ही, तो यहाँ पर पूरे तरीके से लिखा गया है। वैसे 2C और 6H को एक साथ लिख दिया गया है। वैसे यहाँ पर भी सभी को एक साथ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो इसको लिख सकते हैं आप CH5N, ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि एक ही C तो एक C, 5H 3 2 5H तो 5H, और एक N है तो एक N। तो अब यहाँ पर इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों ही जो जितने अणु हैं, 2 हो 3 हो, जितने भी अणु हों, सॉरी जितने परमाणु हो, उस उनकी संख्या में जिस जिस कॉमन संख्या का भाग जाता है उसका उच्चतम उस संख्या का भाग दे देंगे। जैसे कि इसमें 6 का भाग जा रहा है, तो 6 का भाग देने के बाद CH मिल जाएगा, और यही उसका मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा। यहाँ पर दोनों C में 2 परमाणु हैं और H के 2 परमाणु 6 परमाणु हैं, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो CH3 इसका बन जाएगा क्या, मूलानुपाती सूत्र। यानी सरलतम सूत्र बनाना है आपको कुल मिलाकर के। ये देख लीजिए CH2 इसका मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा। यहाँ पर इसका देखेंगे तो आपको CHCl3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जिसका का भाग जाए। इस वजह से इसका मूलानुपाती सूत्र और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों ही सेम है, अणुसूत्र दोनों ही सेम है। अब यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर 6 का भाग जाएगा तो CH2O ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पर फिर किसी का भाग नहीं जाएगा तो यही मिल जाएगा आपको मूलानुपाती सूत्र के रूप में। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप पुनः एक बार देखें, इस वीडियो को रिपीट करके देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार इसे देखिए, फिर उसके बाद बुक में पढ़िए। बुक में पढ़ने के बाद फिर भी दोनों तरीके से समझ ना आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम, क्यों ना अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए। तो न्यूमेरिकल करने से क्या होगा कि आपको जितने भी इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं तो आपको 75% चांस है, 75 नहीं 80% चांस है कि इस चैप्टर से अगर से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा तो वो एम्पेरिकल फार्मूले से ही देखने को मिलेगा। और जो बचे हुए इसमें है तो उसमें भी 15% चांस बन जाएगा एल आर से बनेगा, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट से बनेगा। तो इस तरीके से 95% चांस इन्हीं दो से बनता है, 5% चांस ही है कि किसी और से न्यूमेरिकल बन जाए। माना जाए तो इसको 20% भी मान सकते हैं, यानी इन्हीं दोनों से बनते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जो एम्पेरिकल फार्मूला है उसकी एक जो क्या कहना चाहिए आपके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे जिसके पेज नंबर 18 में उदाहरण के रूप में दिया हुआ है 1.2। तो उदाहरण 1.2 के रूप में दिया हुआ है एक न्यूमेरिकल। तो उसी न्यूमेरिकल को अब हम करेंगे। तो आप न्यूमेरिकल तब तक पढ़ते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लिया होगा, तो मैं भी एक बार पढ़ करके देख लेता हूँ कि कह रहा है न्यूमेरिकल कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। तो इसका मोलर, साथ ही साथ इसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 98.96। तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे आइए, तो इतना करने के बाद सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होती है। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले एक टेबल बनानी होती है जिसमें सबसे पहले आपको जितने तत्व हैं, तत्वों में आपको क्या क्या दिया हुआ है। कार्बन दिया हुआ, सबसे पहले हाइड्रोजन दिया हुआ है, फिर कार्बन दिया हुआ है, फिर क्लोरीन दिया हुआ है। इसके अलावा शायद ही कोई, जी हाँ, इसके अलावा कोई और परमाणु नहीं है। तो इसमें इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है तो देखें तो 4.07% है काय का, आपके हाइड्रोजन का। कार्बन का है कितना, 24.27%। एंड देन बचे हुए में 71.65% होगा लगभग। जी हाँ, इतना ही है। तो इतना करने के बाद क्या करना होगा आपको, अब इन सभी के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, अब यहाँ पे चाहे लिखना है लिखें, ना लिखें ना है नहीं लिखें, आपकी इच्छा, लेकिन मैं लिखना चाहूँगा। तो इनका मोलर द्रव्यमान इतना होता है, आपको बता दिया जाए 35.5। औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात यहाँ पर लिखा जाता है, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो आइए इसके बाद अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसका भाग परसेंटेज में दिया जाता है। परमाणु द्रव्यमान का भाग परसेंटेज में देने के बाद ये देख लीजिए जो पूर्ण संख्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देखें तो 1 का भाग देना होगा आपको 4.207 में। तो आपको तो भाग देते आता ही है, तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ तो लास्ट में ये 4.07 मिल जाएगा। ये तो 1 का भाग किसी में दे तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो आपको तो मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ, इतनी मैथ्स आपको आती है। तो यहाँ पर भी ये, तो यहाँ पर पे आपको पूर्ण संख्या लेनी होगी। पूरा जितना भाग गया उसे नहीं, पूर्ण संख्या को लेंगे। तो पूर्ण संख्या को लेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर इसमें भाग देंगे, 12 का भाग 24.2 में देंगे, 24.27 में देंगे तो आपको 2, 24 इस तरीके से कटपीट सॉरी, पहले यहाँ पर फिर 2 लिखेंगे, भाग नहीं जाता, भाग नजदीक का 0, सॉरी दशमलव लगाए, दशमलव लगाने के बाद अगली संख्या उतार लिए, उसके बाद फिर से 2, 24, 6 प्राप्त हुआ। और ये तो यहाँ पर आपको आंसर मिला 2.25। लेकिन मैंने फिर बताया हूँ कि आपको दशमलव के बाद वाली संख्या से मतलब नहीं रखना है, उसके पहले ही ध्यान देना है। तो 2। अब बचा यहाँ पर ये
35.5। तो यहाँ पर दिख ही रहा है आपको कि यहाँ पर भी दोबारा फिर से 2 ही आएगा। तो यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला, अब यहाँ पर भी जो ये संख्या आई है इनको अब सरलतम अनुपात में यानी सरल से सरल बनाएं। इस जो ये जो है इनका अनुपात आया है, मान लीजिए कि ये इनका अनुपात आया है, तो अब इनके अनुपात को सरल अनुपात में तोड़ेंगे। तो सरल अनुपात में तोड़ेंगे तो 2 का भाग तीनों में जा रहा है, 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 2 का भाग 2 में दिए तो 1, 2 का भाग 2 में दिए 1, और 2 का भाग 4 में दिए तो 2। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले सभी के जो परमाणु है परमाणु के सिंबल लिख दिए। परमाणु के सिंबल लिखने के बाद कितना कितना परसेंट है उनका वो लिख दिए। उसके बाद उनका मोलर द्रव्यमान लिख दिए। इतना तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या किया हमने कि मोलर द्रव्यमान का जो परसेंटेज है परसेंटेज में भाग दे दिए, मोलर द्रव्यमान का भाग दे दिए, और जो पूर्ण संख्या आई वो लिख दिए यहाँ पर पे। मोलर द्रव्यमान का भाग देने के बाद जो पूर्ण संख्या प्राप्त हुई उसे लिख दिए, और उसके बाद उन्हें भी सरल अनुपात सरलतम अनुपात में तोड़ दिए। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इतनी उम्मीद कर सकता हूँ। इतना समझ में आ गया है, नहीं आया होगा तो अब आप दोबारा देख सकते हैं, या एक बार और बता दूं आपको कि सबसे पहले हमने एक परमाणु के सिंबल लिखे, उसके बाद उनके परसेंटेज लिखे, उनके परमाणु द्रव्यमान लिखे, उसके बाद उनका परमाणु द्रव्यमान का जो परसेंटेज है उसमें भाग दिया, जो पूर्ण संख्या प्राप्त हुई उसे लिखे, और उसके बाद जो उनको सरलतम अनुपात में तोड़ दिए। इतना करने के बाद क्या होगा कि इसे एक फार्मूले के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले कार्बन लिखते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद अन्य तत्वों को लिखते हैं। तो यहाँ ये लिख दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 1, यहाँ पर देखते जाओ 1, हाइड्रोजन 2, और उसके बाद क्लोरीन फिर से 1। तो जहाँ 1 होता है उसे लिखते नहीं, आपको पता होगा। तो इसे अपन और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं CH2Cl। इतना अब आपको बन गया। CH2Cl कहाँ से आया ये समझ में आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। नहीं आया तो लीजिए दोबारा से देखिए कि हमने जो सरलतम अनुपात लिखे थे, सरलतम अनुपात को यानी जो कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं को इस तरीके से दर्शा दिया। दर्शाने के बाद उनके जो संख्या है संख्या को लिख दिए। संख्याओं को लिखने के बाद जो एक एक होता है एक एक को लिखा नहीं जाता, तो इसको फिर इस तरीके से लिख दिए। तो इसे हमें CH2Cl प्राप्त हो गया। अब CH2Cl प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका जो मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। मूलानुपाती क्या ज्ञात करेंगे आप, मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती द्रव्यमान। तो ये रहा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, इसके ठीक बाद आप क्या देखेंगे कि जो इसका मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र में जो कार्बन है, कार्बन का परमाणुविक द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, कार्बन का परमाणुविक द्रव्यमान, और कार्बनों की संख्या कितनी है यहाँ पर पे 1 है, तो उसमें गुणा कर दिए 1 का, प्लस हाइड्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान गुणा फिर से यहाँ पर कितनी संख्या हाइड्रोजन की, तो 2 है, तो 2 प्लस क्लोरीन का परमाणुविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद कार्बन का कितना होता है 12, उसके बाद जो आपके इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन का 1, उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और क्लोरीन, अब क्लोरीन का होता है 35.5, ऊपर ही बता दिया हूँ, और यहाँ क्लोरीन की संख्या है 1। तो फिर से 12 एकम 12 प्लस 1 दूनी 2 प्लस 35.5 एकम 35.5, ये आ गया। इन तीनों को सभी को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 49.5 प्राप्त होगा। तो ये रहा क्या,
आपका जो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, जबकि दिया गया आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 98.96, 98.96 है। इसको आप लगभग 99 मोल प्रति ग्राम दिया होगा। यहाँ मोलर द्रव्यमान की यहाँ इकाई नहीं दी हुई है, लेकिन होती है मोल प्रति ग्राम। आप ध्यान रखिए, मोलर द्रव्यमान की इकाई मोल प्रति ग्राम होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये है, यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम होगा कि एक चीज़ होती है, आपको बता दिया जाए कि जो आणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र का फार्मूला आपको बता दिया जाए कि आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, ये होता है। इस फार्मूले को आप हमेशा ध्यान रखें कि आणविक द्रव्यमान बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, या फिर इसे लिख सकते हैं, या यहीं पर आपको आगे चल करके बता दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब n कैसे प्राप्त करेंगे, तो n, इस n को प्राप्त करने के लिए इसे आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर n के लिए इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप n बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान, इतना हुआ। तो इसके बाद आपको बता दिया जाए कि जो ये इसका n का मान अब यहाँ से प्राप्त करेंगे आप, तो n बराबर 99 के बटे में 49.5, तो ये इक्वल हो जाएगा n बराबर 2। तो जो ये 2 आया, अब इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पे अब आपको बता दिया जाए कि 2 का यूज़ कैसे होगा। तो आणविक सूत्र बराबर 2 इंटू, अब इसे तो याद रखेंगे, आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब इसके फार्मूले के जरिए n बराबर 2 है, मूलानुपाती सूत्र क्या है आपका CH2Cl, ये है। तो अब इसका करेंगे, तो इसका यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएगा, CH2H4Cl2। तो यही होगा आपका जो क्या कहना चाहिए, आपका जो उत्तर है। आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए बोला होगा यहाँ पर पे, जी हाँ, मूलानुपाती सूत्र भी पूछा था, तो मूलानुपाती सूत्र उसका ये आ गया था पहले ही, और जो आणविक सूत्र है वो ये आ चुका है। तो ये आंसर है आपका, और ये आंसर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना, जो आपको कभी कभी बीच में आणविक मूलानुपाती द्रव्यमान ज्ञात करना, या फिर n की वैल्यू, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आपको एक और चीज़ बता दिया जाए, यदि आपके अगर से ये चीज़ें आपके सही विकल्प में भी आ सकती है, JEE नीट में भी आ सकती है, तो आपको ये थोड़ा सा तो कभी कभी ना जल्दबाजी करनी पड़ती है। तो जल्दबाजी करने के लिए आप n की वैल्यू आप 90% टाइम n बराबर 2 ही पाएंगे, n बराबर 2 90% टाइम पाएंगे। इसका मतलब आपको सिर्फ मूलानुपाती सूत्र निकाल लेना है, मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद उसमें 2 का गुणा कर देना है। ये सभी प्रोसेस आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पे, जबकि आपको न्यूमेरिकल पूछे तब जाकर के सारी प्रोसेस करें, और ना ही अगर से आपको सही विकल्प में पूछ रहा है, MCQ में पूछ रहा है, तो आप n की वैल्यू 2 रख करके हल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही मिलेगा बस। वैसे ये भी कोई आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए लेंदी देखिए आपको, लेकिन आप करने जाएंगे तो आपको इतनी टाइम टेकन नहीं लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूलानुपाती सूत्र निकालना समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, जिसको शॉर्ट में कहूँगा मैं LR।
यहीं से आप थोड़ी सी हिंट समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर कई लोगों ने शुरुआत में जब मैंने चैनल बनाया तो यहाँ कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि जो आपका LR है, LR का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने बोला इसके 2 फुल फॉर्म है। रियलिटी बताया जाए तो मैंने इसके 2 फुल फॉर्म के हिसाब से मैंने रखा था। सिंगल फुल फॉर्म के हिसाब से तो मैं कुछ और भी नाम रख सकता था। सिंगल वैसे तो देखा जाए तो 3 प्रकार के फुल फॉर्म बनेंगे आपको। सबसे पहले अगर से LR डायरेक्ट एकदम पास में रखें तो बनेगा लॉरेंसियम, लॉरेंसियम CM। तो दोस्तों थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी आप ज्ञात करें, जिसमें इसका जो परमाणु क्रमांक है 66 है और परमाणु द्रव्यमान अभी उसको वर्तमान में ध्यान नहीं आया, लेकिन शायद इसका 196 के आसपास है। जहाँ तक मैं परमाणु द्रव्यमान बहुत कम ही जो शुरुआत के हैं उन्हीं के बारे में याद है बस, बाकी मैं परमाणु द्रव्यमान मैं सही ढंग से ध्यान नहीं रखता हूँ। तो लॉरेंसियम, सेकेंड LR लिमिटिंग रिएजेंट, और तीसरा मेरा खुद का नाम जो कि घर में मुझे कहते हैं लकी, और सरनेम है रहंगडाले, तो लकी रहंगडाले। तो ये 3 फुल फॉर्म हैं मेरे इस चैनल के। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं, आइए अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बात है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मुख्य अर्थ यहाँ पर ये है कि वह रिएजेंट जो कि अभिक्रिया के कितने दर से होगी, किस दर से होगी और कब तक होगी, इसके बारे में जो रिएजेंट। और रिएजेंट सबसे पहले तो यहाँ पर रिएजेंट अभिकर्मक क्या होते हैं। अभिकर्मक यानी अभिकारक। आप अभिकर्मक को अभिकारक से रिलेट बिल्कुल कर सकते हैं। वो अभिकारक, वे अभिकारक जो कि कम अमाउंट या फिर अमाउंट भी कम ना कहें, वे अभिकारक जिनके मोलों की संख्या कम होती है, अभिक्रिया में मोलों की संख्या कम होती है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाते हैं। वे अभिकारक जिनकी अभिक्रिया में मोलों की संख्या कम होती है क्या कहलाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका एक परिभाषा। अब यहाँ पर पे जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। आपको यहाँ पर पे ये एक रिएक्शन मिलेगी और रिएक्शन से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कभी कभी आप देखते होंगे कार्बन प्लस हाफ O2 और यही रिएजेंट मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड दे देते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा। तो आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर पे इसके तो 12 ग्राम अगर से इसके अणु हैं, और जबकि इसके अणु 32 ग्राम है इसके अणु, तो आपको प्राप्त हो जाएगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और जबकि इसके अगर से 12 ग्राम है और इसके सिर्फ 16 ग्राम है, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अंतर कहाँ आया आप कहेंगे, तो फिर भी तो यहाँ पर जो परमाणु द्रव्यमान है वो तो कहाँ, यहाँ पर पे वो क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तो अभी भी ऑक्सीजन ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर अंतर ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर मोलों की संख्या, तो यहाँ मोलों की संख्या 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, लेकिन यहाँ पर इसका 1 मोल है और इसका आधा मोल है, इस वजह से ऐसा अंतर आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ मोलों की संख्या। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये तो 12 ग्राम होगा, लेकिन यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 8 ग्राम, 8 ग्राम मिलेगा। अब 8 ग्राम मिलेगा तो फिर क्या होगा कि दो तरीके से ये अगर से ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर 1 मोल ना मिल करके 1/4 मोल मिलेगा आपको, और ये 1/2 मोल मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी चीज़ें इनके मोलों की संख्या के आधार पर होती है। अब कैसे होती है ये तो देख लीजिए। तो ये मोलों की संख्या, तो जिस यहाँ पर तो मोल की संख्या 1 है, यहाँ 1/4 हो चुकी है। अब मोल की संख्या कितनी हो गई, 1/4, 1/4 हो गई। कैसे आप मोलों की संख्या कैसे निकाल रहे हैं सर, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि मोलों की संख्या आप निकाल कैसे रहे हैं। तो आपको बता दिया जाए कि जो जितने ग्राम, तो यहाँ पर आप एक सूत्र याद रख लीजिए। ये सूत्र आपको बहुत ही जगहों पर बहुत ज़्यादा ही जगहों पर और केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ दी 25% न्यूमेरिकल इस सूत्र के बगैर नहीं होंगे। इस सूत्र को ध्यान रखना होगा, नहीं तो 25% आपके क्लास 12th लेवल के न्यूमेरिकल तो इस सूत्र के सहारे होंगे ही 25%। तो की संख्या, मोलों की संख्या क्लास 11th प्लस 12th दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं।
मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पे दिया गया द्रव्यमान, अपन कार्बन के मोलों की संख्या निकालें तो 12 दी हुई है और इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो देख लीजिए 1 निकल गया। ऑक्सीजन से निकालेंगे तो 32 और 32 दिया हुआ है इसके लिए 32 दिया हुआ है और अपन खुद जानते हैं एक उसका कितना होता है इसमें, एक परमाणु का 16 और एक अणु का 32 होता है। तो 32 से आणविक द्रव्यमान होता है, सॉरी यहाँ लिखना होगा आपको जो दिया हुआ है, जो दिया होगा कैसे परमाणु के रूप में दिया होगा तो परमाणु रूप में, अणु रूप में दिया होगा तो अणु रूप में आपको निकालना होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ परमाणु रूप में दिया था परमाणु द्रव्यमान निकाले, यहाँ अणु रूप में दिया है तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। कुछ इस तरीके से है। अब आप बताइए कि मैंने ये 8 से 1/4 कैसे लाया, ये बताएं। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपका दिया गया द्रव्यमान 8 है जो आपका यहाँ पे ये आणविक रूप में है। अब आप इसे नहीं देखेंगे, आप ये क्या है। अब यहाँ पे और थोड़ी एक बात की जाए कि यहाँ पे ये जो इनके सामने जो संख्याएं कभी कभी लिखी होती हैं या फिर नहीं भी लिखी रहती तो वहाँ पर वो क्या होते थे, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहलाते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो कि जो संख्याएं लिखी होती हैं वो होती हैं स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो जैसे किसी के सामने नहीं लिखी है उसका मतलब उसके सामने 1 लिखा हुआ है। जैसे कि आपने कभी कभी आप जैसे सूत्र पढ़ते हैं x+2y ये पढ़े आपने, तो यहाँ x के सामने कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1 होगा। वैसे इसके सामने 2 है तो 2 इसका गुणांक हो जाएगा। मतलब जो इनके गुणांक होते हैं वही स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहलाते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट भी पूछा जाता है। तो ये तो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इसके सामने बिल्कुल भूल जाना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट के टाइम पे भूल जाना है आपको अभी। तो ये रहा इसका कितना, पहले तो जब स्टाइकियोमेट्रिक सूत्र उसके सामने लिमिटिंग रिएजेंट के टाइम नहीं, आपको मोलों की संख्या निकालना है उस टाइम पे भूल जाना होगा। तो इसके बाद जो इसका 8 ग्राम दिया हुआ है और इसके बाद आणविक होता है 32, तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मोलों की संख्या निकाल लिए, मोलों की संख्या निकालने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट प्राप्त करना है। तो यहाँ पर कितने मोल लगना चाहिए, वर्तमान में लगना कितने चाहिए, यहाँ 1 और लगना यहाँ पर भी 1 चाहिए। यहाँ पर आइए यहाँ लगने चाहिए कितने 1 और यहाँ जितना स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट दिया होता है उस हिसाब से तो यहाँ पर आधा लगना चाहिए। जितने स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है उस अनुपात में ये इनके क्या लगते हैं, मोलों की संख्या लगती है। तो यहाँ पर लगना चाहिए, तो यहाँ पर मतलब कि समान अनुपात में लगना चाहिए और यहाँ पर 2:1 के रूप में लगना चाहिए। यहाँ पर 1:1 और यहाँ पर 2:1 के रूप में लगना चाहिए। तो इस तरीके से तो फिर कोई भी संख्या जैसे कि अब एक उदाहरण के रूप में बता दिया जाए, एक क्वेश्चन, तो क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ पर समझ में आया। अगर से नहीं आया है तो मुझे नहीं लगता कि समझ में आया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा हो चुका है, तो जितना समझ में आया होगा उतना ठीक है, नहीं आया हो तो भी आपके लिए ठीक है। अब आपको इसके बाद आगे बताया जाएगा और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा और कुछ जो बचा हुआ होगा इस चैप्टर में वो कंप्लीट कराया जाएगा और अगले वीडियो में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करके उसे भी जल्द से जल्द इस मंथ के एंडिंग के पहले ख़त्म करने की कोशिश होगी। उसके बाद हम जून के एंडिंग तक आपके 6th चैप्टर जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है उसे कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आपका जो रिज़ल्ट आया उसको लेकर के मेरे संभावना व्यक्त करता हूं और इसी के साथ मेरा इस वीडियो को आपका अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।